ये आकाशवाणी है। बदलती फिजाएं प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 24वीं कड़ी, भूमंडलीय तापमान वृद्धि और नई नई बीमारियां। बदलती फिजा में खुद को बदले, असर देखने को घर से निकले, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। अरे, आज बड़ी देर से आए सागर। नहीं तो मैं तो सिर्फ 5 ही मिनट लेट हूँ। क्या 5 मिनट? मुझे लगा कि काफी देर हो गई है। वसुधा, क्या बात है जो तुम्हें 5 मिनट में लगा कि 5 मिनट देर हो गई है? कोई खास बात है बताने को है? हाँ, है ना। भैया का फोन आया था। ओह, कि कल वो आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, बीमारी के बाद रेस्ट के लिए छुट्टी मिली है, इसलिए कुछ दिन वो यही रहेंगे। ओह, अच्छा अच्छा, तभी मैं कहूँ कि यहाँ सब कुछ बदला बदला सा क्यों लग रहा है। कौन आ रहा है माँ? अरे, तेरे नैरोबी वाले मामा। हाँ? मेधा, हाँ। मामा जी आ रहे हैं। हाँ। मम्मा, तब तुम बहुत मजे करेंगे। लो। देखो माँ, वो बीमारी से उठ के आ रहे हैं और इस विवेक को मजे करने की पड़ी है। क्या माँ, देखो इसे। अरे अब तो वो ठीक है। अरे, पापा को हाथ मुंह तो धोने दो बेटा। चलो, बाकी बातें बाद में कर लेना। चलिए। मेधा, हाँ माँ, देख, लगता है तेरे मामा आ गए बेटा। हाँ, दरवाजा खोलो। मैं दी। ओ मामा, नमस्ते मामा जी। मम्मी, नमस्ते। मामू आ गए। हाँ हाँ, देख रही हूँ। उन्हें अंदर तो आने दे बेटा। आ जाओ। अरे प्रशांत। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा, दीदी नमस्ते। और प्रशांत, अब तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है, बस थोड़ी कमजोरी है। अरे वो भी ठीक हो जाएगी। इनसे मिलिए, ये है मेरे मित्र विकास। अरे विकास सचदेवा। नमस्कार नमस्कार विकास जी। नमस्कार जी। ये यही इंडिया से हैं, यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन में नियुक्त हैं। ओह, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, आपने माँ को फोन पर बताया था। ओहो, मेरे छुटकू भांजे आ गए तुम। हाँ, क्या क्या कहा? मैं छोटू वोटू नहीं हूँ मामा जी, स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं विवेक। अरे चल चल, अपने मामा को बैठने तो दे बेटा। जी मामा। अच्छा विकास भैया, आप इधर आ जाओ। हाँ हाँ, आराम से बैठिए यहाँ जी पर। जी। अरे आइए आइए, संकोच मत करिए। और वसुधा, हाँ? एक गर्मा गर्म चाय हो जाए तो बिल्कुल। फिर ये लोग उसके बाद नहाए धोए हैं। हाँ हाँ, लाती हूँ, बस 2 मिनट। अरे हाँ, तो प्रशांत, ये बताओ कि अरे हुआ क्या था? कुछ खास नहीं, 4-5 दिनों तक बुखार रहा। जब जांच कराई तो पता चला कि मलेरिया है। और यहाँ तुम्हारी बहन ने तूफान खड़ा कर दिया है। हमारे एक डॉक्टर मित्र हैं, उनका तो इंटरव्यू तक ले डाला इसने। अरे जीजा जी, वहाँ मलेरिया का खौफ ही इतना है कि घर में सब लोग घबरा गए थे। हाँ, वो तो होना ही था। अब तो ठीक है ना? हाँ, करीब करीब। सोचा रेस्ट के लिए जो अवकाश मिला है उसमें आप सब लोगों से ही मिल लिया जाए। अरे क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे विकास जी, जब से आप चुप ही बैठे लगता है थोड़ा संकोच कर रहे हैं आप। नहीं सागर जी, मैं तो आप लोगों की बातें बड़े गौर से सुन रहा हूँ। अरे अरे विकास अंकल, सिर्फ सुनिए नहीं, बोलिए भी। जरूर जरूर जरूर। हाँ विकास अंकल, डॉक्टर अंकल बता रहे थे कि जहाँ प्रशांत मामा रहते हैं वहाँ तो मलेरिया होता ही नहीं था। हाँ, ठीक ही कह रहे थे।
अब ऐसी जगहों पर पहले तापक्रम किसी बीमारी को फैलाने वाले कीटों के लिए उपयुक्त नहीं था, और फिर ग्लोबल वार्मिंग के चलते वहाँ का तापक्रम बढ़ा और ये इतना हो गया कि बीमारी फैलाने वाले कीट वहाँ पनप सके। बिल्कुल मेधा, मलेरिया, फाइलेरिया, चागस डिसीज, लेशमेनियासिस, लाइम डिजीज, बेबियोसिस जैसी बीमारियों के साथ यही तो हो रहा है। क्या हो रहा है विकास अंकल? अरे यही कि ये बीमारियां अब उन जगहों पर भी होने लगी हैं जहां पहले नहीं होती थी, और नई जगहों में ये काफी खतरनाक भी हो जाती हैं। अरे रे, आपको कैसे पता चला? वो क्या है ना अंकल, जब हम लोग माँ के साथ शेखर अंकल के पास गए थे तब उन्होंने बताया था। हमारे वहाँ केन्या के क्षेत्रों में भी मलेरिया की यही कहानी है, तभी तो वहाँ लोग मलेरिया से डरते हैं। अब दरअसल ग्लोबल वार्मिंग और वातावरण के परिवर्तन बीमारियों पर कई तरह से असर डाल रहे हैं। कई तरह से? वो कैसे? देखिए, एक तो मैंने अभी बताया कि कुछ बीमारियां अब उन जगहों पर पांव पसार रही हैं जहां वो पहले नहीं होती थी। यानी कुछ बीमारियां अपने हमले के क्षेत्रों में बढ़ोतरी कर रही हैं। बिल्कुल, और इसके आने वाले समय में गंभीर परिणाम भी होंगे। कई विकासशील देशों के तो स्वास्थ्य बजट ही चरमरा जाएंगे। अरे ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का जल चक्र भी बुरी तरह प्रभावित होगा। जल चक्र ये क्या है? बेटा, गर्मी पड़ने से झीलों, तालाबों, नदियों और समुद्रों का जल वाष्प बनकर उड़ता है। अब बर्फ पिघलने से पानी नदियों में बहता है, ये सब तो पढ़ा है ना आप लोगों ने? हाँ, तो ये पानी फिर बादल बनकर बरसता है, जिसका कुछ भाग नदियों के जरिए फिर समुद्रों और झीलों तक पहुंच जाता है, और कुछ जमीन के अंदर चला जाता है, जो जरूरत पड़ने पर फिर निकाल लिया जाता है। और पानी के इस सारे उलटफेर को ही जल चक्र कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण किसी स्थान की हवा ज़्यादा गर्म हो जाती है, और गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा ज़्यादा नमी अपने अंदर बनाए रख सकती है। तो इससे क्या होगा अंकल? बेटा, इससे मौसम की अति होगी। अति का क्या मतलब है मामा जी? अति का मतलब ये है कि कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होगी तो कहीं पर सूखा पड़ेगा। अच्छा। बहुत गर्म हवाएं चलेंगी, तूफान आएंगे, बाढ़ आएगी। बिल्कुल, और इसीलिए लोग इन परिवर्तनों को भूमंडलीय तापन न कहकर वातावरणीय परिवर्तन कहने लगे हैं, यानी क्लाइमेटिक चेंज। हाँ मेधा, बिल्कुल सही। क्योंकि इससे पृथ्वी या वायुमंडल सिर्फ गर्म ही नहीं होता, बल्कि वातावरण में साथ साथ बहुत सारे परिवर्तन भी होते हैं। मेरी समझ में तो एक बात आई है विकास जी, कि ये वातावरण ही सारी खुराफातों की जड़ है। वैसे तो ठीक कहा आपने सागर जी। अब देखिए ना, जब कहीं बाढ़ आएगी तो क्या होगा? जगह जगह पानी जमा होगा, और फिर मक्खी, मच्छर, कीट पतंगे पनपेंगे और वो तरह तरह की बीमारियां फैलाएंगे। हैजा, दस्त, आंतों के कीड़े आदि। बिल्कुल ठीक कहा तुमने मेधा, बिल्कुल सही। और जब बाढ़ आएगी तो वहां की मल शोधन प्रक्रिया, अपशिष्ट निस्तारण प्रक्रिया चरमरा जाएगी। और आप सब लोग जानते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में तो ऐसे समय के लिए अलग व्यवस्था होती है। अच्छा। इस ओवरफ्लो को कुछ बड़े छेद वाले फिल्टरों से गुजार कर बिना उपचार किए निकाल दिया जाता है। अरे ऐसा किया जाता है? हाँ जीजा जी, और क्या करें, पानी को शहरों में तो रोक नहीं सकते, उसे तो बाहर निकालना ही होता है। अंकल, इससे तो जमीन के अंदर का पानी भी खराब हो सकता है। अरे मेधा, हो सकता नहीं, होता ही है। ऐसा आइलैंड पर बसने वाले लोगों में तो हो भी चुका है। अच्छा। नीनो तूफान के बाद माइक्रोनेशिया के चुक आइलैंड के लोगों में पेचिश के रोगियों की तादाद में बेतहाशा वृद्धि हुई थी। क्या? और आमतौर पर हम देखते ही हैं कि बाढ़ आते ही हैजा फैलता है। बिल्कुल, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कारण इन रोग फैलाने वाले रोगाणुओं में ऐसे परिवर्तन भी आने लगे हैं कि सामान्य कीटनाशी, जीवाणुनाशी उन पर कारगर ही नहीं होते हैं। बिल्कुल सही कहा विकास अंकल, क्या सिर्फ पानी में रहने वाले रोगाणु और कृमि ही इन परिवर्तनों से प्रभावित होते हैं? कुछ कृमि तो मिट्टी में भी रहते हैं, तो क्या वो भी प्रभावित होते हैं? हाँ, उन पर भी जरूर इन परिवर्तनों का असर पड़ता होगा। क्यों विकास? हाँ बिल्कुल प्रशांत। क्या धरती, क्या आकाश, क्या वायु, क्या पानी, क्या मिट्टी,
अब प्रभाव तो हर जगह पर पड़ता है ना। तो विकास जी, क्या मिट्टी पर भी इसका? हाँ सागर जी, एक तो वातावरण परिवर्तन के कारण मिट्टी के अवयवों में ही परिवर्तन होने लगते हैं। अब आंतरिक कृमि या एस्केरिस और हुकवर्म का मामला ही ले लीजिए। एस्केरिस वो हुआ जो कभी कभी मल के साथ रेंगता हुआ निकलता है, बड़े केचुए जैसा। पर ये हुकवर्म क्या है? देखो बेटा विवेक, एस्केरिस तो तुमने ठीक बताया जी। अब हुकवर्म एक प्रकार का आंतरिक कृमि यानी कि आंत में पाया जाने वाला कीड़ा है। अच्छा। तुम्हें पता है, नंगे पांव चलने वाले व्यक्तियों में इस कीड़े के लार्वा पैर के तलवों की खाल में छेद बनाकर उस व्यक्ति के रक्त संचार में पहुंच जाते हैं और फिर फेफड़ों और श्वास नली से होते हुए पेट और आंत में पहुंचते हैं। अच्छा। हाँ। और फिर ये बच्चों की आंत में चिपक कर उसे चूसते हैं और खून की कमी या एनीमिया उत्पन्न कर देते हैं। क्या? हाँ मेधा, हुकवर्म और एस्केरिस दोनों ही उस मिट्टी में पनपते हैं जहां का तापक्रम 10 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक हो और काफी नमी हो, ताकि इनके अंडे और लार्वा सूख न जाएं। और ग्लोबल वार्मिंग से वातावरण में हुए परिवर्तनों से इन्हें ये उपयुक्त वातावरण मिलने लगा। इसलिए ठंडे स्थानों में जहाँ पहले ये कम होते थे, वहाँ अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण खूब पाए जाने लगे। वाह मेधा, तुमने बिल्कुल ठीक निष्कर्ष निकाला है। वैसे इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लगता है कि चली गई थी पर फिर से वापस लौटने लगी हैं। हाँ, अभी तो मैं वापस लौटी हूँ। ओ, वो भी चाय और पकोड़ों के साथ। अच्छा प्रशांत, हाँ दीदी। तुम्हें किसी चीज के खाने की मनाही तो नहीं है? मतलब परहेज तो नहीं है ना किसी चीज से? थोड़ा है। अरे दीदी, होती भी तो क्या इन पकौड़ों को देखकर वश में रहा जा सकता था? तो ठीक है, महफिल बर्खास्त होती है। इन्हें अब कुछ पेट पूजा करने दो, नहाने धोने दो, बातों के लिए तो सारा दिन पड़ा हुआ है। विकास जी, आप लीजिए। आप भी लीजिए ना। हाँ, बिल्कुल, ये लीजिए। ठीक है, फिर ऐसा कर लेते और क्या? प्रशांत मामा, हाँ बेटा। आप कहीं घूमने जाएंगे क्या? मतलब शॉपिंग वॉपिंग का कुछ प्लान है क्या आपका? हाँ, तुझे तो शॉपिंग की बड़ी होगी अपनी। यार तुम फिर बोले। ओ, बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो तुम दोनों। हाँ, वैसे प्रशांत, मैं भी देख रहा हूँ कि मेधा की तो ग्लोबल वार्मिंग में काफी रुचि है। वैसे अच्छा लक्षण है। अगर कल के भावी नागरिक अभी से इसमें रुचि लेने लगे तो बहुत अच्छी बात है। अंकल, कोई लक्षण वक्षण नहीं है। इसकी पोल तो मैं जानता हूँ। क्या क्या पोल जानते हो तुम? हाँ, मैं बताता हूँ। दरअसल क्या है प्रशांत मामा, मेधा को ग्लोबल वार्मिंग पर एक प्रोजेक्ट करना है। अच्छा। इसलिए इसकी रुचि जागी है, वरना इसे 1 मिनट भी अपने फोन से फुर्सत मिले तब ना। विवेक, तुम फिर शुरू हो गए। क्या शुरू हो सचमुच में था? अरे तू क्या ग्लोबल वार्मिंग पर प्रोजेक्ट कर रही है? हाँ मामा। देखा मामा, मैं सच कह रहा था ना। क्या है? अच्छा, ये बताओ विषय क्या है तुम्हारा? मामा, ग्लोबल वार्मिंग और मानव स्वास्थ्य। अरे बेटा, तब तो यू आर लकी। क्यों मामा? वो इसलिए कि इसके लिए विकास से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। संयोग से विकास इस समय हमारे साथ यहाँ आए हैं। ओह, तो क्या अंकल WHO में यही सब देखते हैं? हाँ, देखता तो यही सब कुछ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अभी महफिल चालू रहेगी। हाँ विकास, और तुम्हें आराम करने की इजाजत नहीं मिलेगी। अरे आराम करने की जरूरत भी नहीं है। पूछो बच्चों, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैं पूछती हूँ। अंकल, आप बता रहे थे कि कुछ ऐसी बीमारियां अब फिर से लौटने लगी हैं जिनके बारे में सोचा जाता था कि वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई हैं। कौन कौन सी बीमारियां? हाँ, जैसे एंथ्रेक्स, मंकी पॉक्स, जीका वायरस, हैजा, डेंगू, वेस्ट नील वायरस, हांटा वायरस डिजीज़। ऐसी बीमारियां पहले या तो ये समझी जाती थी कि ये हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई हैं, या फिर कहीं कहीं पाई जाती थी। और आज विकास? आज वो फिर से लौटने लगी हैं। ऐसा क्यों अंकल? देखो विवेक, जुलाई 2016 में अचानक साइबेरिया में एक स्थान पर रेनडियर के झुंडों पर एंथ्रेक्स का प्रकोप शुरू हो गया और देखते देखते 2300 के करीब रेनडियरों की मौत हो गई। अच्छा। एंथ्रेक्स, ये क्या है विकास अंकल? मेधा, एंथ्रेक्स
जीवाणु से जानवरों में होने वाला एक खास किस्म का इन्फेक्शन है। इससे पीड़ित पशु की अक्सर मौत हो जाती है। शायद लुई पैस्चर ने पहले इसी का टीका बनाया था। हाँ मेधा, वो लोग जो पशुओं की देखभाल करते हैं उन मनुष्यों को भी ये रोग लग जाता है। अंकल, वैसे ये मनुष्यों का रोग नहीं है ना? है, पर ये मनुष्यों को लगता जानवरों से ही है। मानवों में ये खाल, फेफड़ों और आंतों को अपनी चपेट में ले लेता है। इनमें फेफड़ों वाला एंथ्रेक्स बहुत ही खतरनाक होता है। अच्छा। इसमें तो आधे से ज्यादा रोगी मर ही जाते हैं। पर एंथ्रेक्स का टीका तो उपलब्ध है ना? तभी 20वीं शताब्दी में ये लगा था कि बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है। और इस क्षेत्र में एंथ्रेक्स का अंतिम रोगी सन 1941 में देखा गया था। फिर 2016 में ये कैसे हुआ? मेधा, एंथ्रेक्स से मरे एक रेंडियर का शव 75 साल पहले बर्फ में दब गया। तो फिर तो बर्फ के नीचे शव के साथ एंथ्रेक्स के ये जीवाणु भी सुरक्षित बने रहे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब वहाँ की बर्फ पिघली तो रेंडियर का ये शव खुले में आ गया और उसके शरीर के जीवाणु सही तापक्रम पाकर सक्रिय हो उठे। वाह, एकदम फिल्मी अंदाज। हाँ, और पता है, देखते ही देखते 72 लोग अस्पताल में भर्ती हो गए और इनमें से एक बच्चे की भी मृत्यु हो गई। क्या? मतलब ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघली, बर्फ में दबे जीवाणु सक्रिय हुए और एक बच्चे की मृत्यु हो गई। आपको ये सब कुछ अजीब नहीं लगता? देखो, अभी तो सिर्फ अजीब लगता है, पर जब ये आम हो जाएगा तो अजीब नहीं लगेगा। क्या मतलब विकास अंकल? अब देखो, ये कहानी सिर्फ एंथ्रेक्स के साथ ही नहीं हुई है। तो अब यही हाल जीका वायरस के साथ भी हो रहा है। वो क्या? मेधा, जीका वायरस डेंगू और चिकनगुनिया से मिलता जुलता वायरस है जो दिन के समय उड़ने वाले एडिस मच्छरों के द्वारा फैलाया जाता है। अच्छा। डेंगू के बारे में तो पता है। इसमें खून में एक खास किस्म की कोशिकाओं की कमी हो जाती है। अरे वही प्लेटलेट्स जिनकी कमी होने से अपने आप शरीर से खून बहने लगता है और जिससे रोगी की मौत भी हो सकती है। अरे वाह, तुम्हें तो डेंगू के बारे में बहुत कुछ मालूम है विवेक। वो क्या है ना विकास अंकल, पड़ोस वाले अंकल को जब डेंगू हुआ था ना, तब मैं भी मम्मी पापा के साथ उन्हें देखने अस्पताल गया था। वहां पर बहुत सारे लोग यही बातें कर रहे थे। और पता है, चिकनगुनिया भी इसी तरह का एक बुखार है जिसमें बुखार के साथ साथ जोड़ों में भयंकर दर्द होता है। इतना कि रोगी अपने रोजमर्रा के कार्य भी नहीं कर पाता है। और जीका वायरस भी इनसे मिलता जुलता वायरस है। सन 1968 में पहली बार नाइजीरिया के एक रोगी में इसका इन्फेक्शन देखा गया। यानी इससे पहले जीका वायरस ने कभी मानव पे आक्रमण ही नहीं किया। बेटा, किया होगा, पर पहली बार इसे किसी मानव से सन 1960 में पृथक किया गया। क्यों विकास? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत। तब ये अफ्रीका और एशिया के भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों तक ही सीमित था, जैसे कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मिस्र, गैबॉन, सियरा लियोन, तंजानिया, युगांडा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम। और अब तो ये उन क्षेत्रों में भी पाया जाने लगा जहां ये पहले कभी नहीं पाया जाता था। जैसे कि सन 2014 में फ्रेंच पोलिनेशिया और ईस्टर आइलैंड में पहली बार इसके रोगी देखे गए और सन 2015 में तो ब्राज़ील में इसके रोगियों की बाढ़ ही आ गई। हाँ विकास, याद आया। और तब कहा जा रहा था कि उस समय जो छोटे सिरों वाले बच्चे पैदा हो रहे थे उनकी वजह ये जीका वायरस ही था। हाँ, वैसे तो जीका वायरस रोगियों में खतरनाक लक्षण पैदा नहीं करता है, पर गर्भवती महिलाओं में यदि जीका वायरस का संक्रमण हो जाए तो उनके नवजात शिशुओं के सिर छोटे हो जाते हैं और वो मंद बुद्धि भी होते हैं। तो क्या ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है? हाँ विवेक, बहुत हद तक, क्योंकि ये वायरस भी दिन में उड़ने वाले मच्छर एडिस द्वारा ही फैलाया जाता है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण इन मच्छरों का दायरा बढ़ता जा रहा है। और साथ ही डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस का भी। क्यों विकास अंकल? बिल्कुल सही में था। यही क्यों हैजा पर भी इसी तरह का खतरा मंडरा रहा है। हैजा? हाँ विवेक, हमारे बचपन के समय में हैजे की बीमारी बहुत होती थी। ये दस्तों का रोग हर साल हजारों जाने ले लेता था, पर पिछले 50 सालों में इसमें बहुत कमी आई है। हाँ प्रशांत, पर अब हैजा भी धीरे धीरे फिर सक्रिय होने लगा है।
विकसित देशों में भी अब हैजे के इक्के दुक्के रोगी मिलने ही लगे हैं। वो क्यों अंकल? अब देखो विवेक, हैजे को अक्सर मक्खियां फैलाती हैं और मक्खियां नम वातावरण में तेजी से पनपती हैं।